किसकी कर रहे हैं? व्यंजन की। पिछले वीडियो में हम जो है हिंदी व्याकरण के अंतर्गत स्वरों को पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? स्वरों को। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो व्यंजन है। व्यंजन के साथ साथ मैंने यहाँ लिखा हुआ व्यंजन के प्रकार। क्या लिखे हुए? व्यंजन के प्रकार। अब चीजों को जरा समझना पड़ेगा। सबसे पहला पॉइंट आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर व्यंजन कहते किसको है? इससे पिछले वीडियोस को आप देख लेना, फिर आपको ये टॉपिक जो पढ़ने में आपको बहुत आसानी हो जाएगी। सबसे पहले कि सर स्वर किसे कहते हैं, इसके बारे में मैंने बहुत विस्तृत कक्षा चला रखी है, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूं। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। दोबारा सुनो, क्या कहा मैंने? स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण, उच्चारित होने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। अब आप सोचें सर वर्ण कौन हुए? अ से लेकर के और अक्षर ज्ञ तक का प्रत्येक अक्षर वर्ण कहलाता है या अक्षर कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ण। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, पिछले वीडियोस में हम जानते हैं। एक प्रकार होता है स्वर और दूसरे होता है व्यंजन। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होते हैं स्वर, दूसरे होते हैं व्यंजन। स्वरों को हम पढ़ चुके हैं। स्वर में हमने कहा था कि स्वतंत्र उच्चारित होने वाला। स्वतंत्र उच्चारण मतलब देखो, मैं जो बोल रहा हूं बेटा ना, यहाँ से हवा निकल रही। क्या निकल रही? हवा। ये हवा से ही तो सारा खेल चल रहा है। जैसे बांसुरी होती है, बांसुरी फूंक मारते, फिर वहां पे एक छेद टाइप का होता है, उसपे कुछ हमने फंसाया रहता और उससे क्या होता है? आवाज निकलती है। वैसे हमारा वोकल कॉर्ड है, नीचे फेफड़ों से आवाज आती है, वोकल कॉर्ड से आवाज आती है। आवाज आने के बाद ऊपर जीभ, दांत सबका खेल होता है और ये सब मिलके आवाज बनाते हैं और उसके बाद हम बोल पाते हैं जो भी भाषा बनती है। तो स्वर को अगर आप उच्चारण करोगे तो उनके उच्चारण में जीभ ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होती है, या मुंह बंद नहीं होता है, या दांतों पर कोई चीज नहीं, जीभ नहीं टकरानी पड़ती है। यानी जो हवा गले से निकले वो डायरेक्ट बाहर निकलती है, हल्का फुल्का मूवमेंट होता मुंह का। यानी कंठ से जो हवा निकल रही प्राणवायु, उसके उच्चारण में कोई बाधा नहीं आती, वो स्वतंत्र बोले जाते हैं। ऐसे वर्णों को हम स्वर कहते हैं। पॉइंट है सर फिर व्यंजन क्या हुए? आसान भाषा में स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण। क्या कहा मैंने? दोबारा सुनो। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। अब एक और डेफिनेशन इसकी हो सकती थी कि जो स्वतंत्र बोले जाते, नहीं बोले जाते, उन्हें व्यंजन कहते हैं। जो स्वतंत्र बोले जा रहे हैं उन्हें स्वर कह रहे हैं, और जो नहीं बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कह रहे हैं। अब स्वतंत्र नहीं बोले जाने मतलब जैसे मैं क बोलूंगा ना तो अपने आप जीभ ऊपर गले पे टच हो रही है। अगर मैं ट बोलूंगा ऐसे जीभ ऊपर के लिए मुड़ जा रही है, यानी जो कंठ से हवा निकली उसके लिए बाधा उत्पन्न हो रही है, इसलिए हम उन्हें व्यंजन कहते हैं। तो दो अलग अलग परिभाषाएं बनती है व्यंजन की। एक जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोला जा रहा है, एक परिभाषा, और दूसरी परिभाषा है कि जो स्वरों की सहायता से बोला जाता है, ऐसे वर्णों को हम क्या कहते हैं बेटा? व्यंजन कहते हैं। पॉइंट है कि हम सर व्यंजनों के प्रकारों को पढ़ रहे हैं, पर व्यंजन है कौन? अभी मैं इसके बाद व्यंजनों की एक लिस्ट बना रहा हूं, पर पहले एक बात सुन ले। क से लेकर के और य र ल व स ह लास्ट ह तक का प्रत्येक वर्ण व्यंजन कहलाता है। दोबारा सुने, क से लेकर के और श तक और ह तक का प्रत्येक अक्षर क्या कहलाता है? लास्ट में ह तक का प्रत्येक अक्षर क्या कहलाता है? व्यंजन कहलाता है। अब आपके दिमाग में सर वो अक्षर ज्ञ स्र क्या है? वो व्यंजन नहीं है, वो संयुक्त व्यंजन है। वो कैसे व्यंजन है? संयुक्त। इसलिए उन व्यंजनों को हम, क्योंकि वो दो व्यंजनों से मिलकर बने, उनकी परिभाषा ही अलग है, इसलिए हम उन्हें व्यंजनों में नहीं रखते हैं। इसलिए व्यंजन ह तक के ही माने जाते हैं। क्या मेरी बात समझ रहे हो? अब मैं उसकी अभी लिस्ट बना रहा हूं। पहले जरा मैंने जो यहाँ पे लिखा हुआ इसे मैं आपको समझे रख लेता हूं। मैं बात कर रहा हूं व्यंजनों के प्रकार की। किसकी बात कर रहा हूं? व्यंजनों के प्रकार। अब मैं व्यंजनों के प्रकार को दो आधारों पर डिवाइड करता हूं। कितने आधारों पर? दो आधारों पर। पहला है घोष या प्राण वायु के आधार पर, और दूसरा है उच्चारण के आधार पर। दोबारा सुनना, पहला है घोष तथा प्राण वायु के आधार पर, और दूसरा है उच्चारण के आधार पर। मेरा आपसे निवेदन है किताबों पे ये आधार ढूंढने की कोशिश ना करें, क्योंकि कई चीजें मैंने अपनी सहूलियत के हिसाब से बनाई रहती है। समझे कि नहीं? ध्यान रखना। तो घोष या प्राण वायु के आधार पर जो व्यंजन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है घोष के आधार पर यहाँ, और फिर प्राण वायु के आधार पर यहाँ। क्योंकि मैंने कहा घोष के आधार पर अलग होंगे और प्राण वायु के आधार पर अलग होंगे। घोष के आधार पर जो वर्ण होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? दो प्रकार के व्यंजन होते हैं। एक होता है अघोष व्यंजन। कौन सा? जल्दी बताओ। अघोष व्यंजन। और दूसरे नंबर पर होता है सघोष व्यंजन। कौन सा? सघोष व्यंजन। समझे नहीं? और प्राण वायु के आधार पर जो व्यंजन होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अल्प प्राण व्यंजन। कौन सा होता है? जल्दी बताओ। अल्प प्राण। और दूसरा होता है महाप्राण व्यंजन। क्या होता है?
महाप्राण व्यंजन। ठीक है कि नहीं? तो ये मैंने कहा घोष के आधार पर वर्ण जो व्यंजन जो होते हैं दो प्रकार के, अघोष और सघोष, और प्राणवायु के आधार पर दो प्रकार के, अल्पप्राण और महाप्राण। ठीक है कि नहीं? किसके आधार पर? घोष और प्राणवायु के आधार, क्योंकि दो अलग अलग है इसलिए मैंने तथा लगा रखा है। इधर आइए, उच्चारण के आधार पर 8 प्रकार के व्यंजन होते हैं। कितने? 8 प्रकार के। अब कौन है वो 8 प्रकार? पहला है स्पर्शी व्यंजन, दूसरा है संघर्षी व्यंजन, तीसरा है स्पर्श संघर्षी व्यंजन, चौथा है नासिक्य व्यंजन, पांचवा है संघर्षहीन व्यंजन, छठा है प्रकंपित व्यंजन, सातवां है पार्श्विक व्यंजन और आठवां है ताड़न जात व्यंजन। क्या कहा मैंने? दोबारा मेरे साथ एक बार रिपीट कीजिएगा। पहला है, मेरे साथ बोलो जोर से, स्पर्शी व्यंजन, दूसरा बोलो संघर्षी व्यंजन, तीसरा बोलो स्पर्श संघर्षी व्यंजन, चौथा बोलो नासिक्य व्यंजन, पांचवा बोलो संघर्षहीन, छठा बोलो प्रकंपित व्यंजन, सातवां बोलो पार्श्विक व्यंजन, जोर से बोलो, और आठवां बोलो ताड़न जात व्यंजन। तो व्यंजनों को मैंने कितने आधारों पर बांटा? 2 आधार पर। एक है घोष तथा प्राणवायु के आधार पर और दूसरा उच्चारण के आधार पर। एक भी क्वेश्चन अगर व्यंजनों से संबंधित आया इसको पढ़ने के बाद वो यूं हो जाएगा। ये आई बात समझ में? शुरू करो व्यंजनों को। ठीक है, आइए इधर आइए। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? घोष के आधार पर। किसके आधार पर? और उसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं? प्राणवायु के आधार। तो देखते हैं इन दोनों में से आज क्या हो पाता है। देखिए आगे बढ़े जरा, क्योंकि मैं व्यंजनों की बात कर रहा हूं बाबू, और व्यंजनों का जो आधार है उसे पढ़ाने से पहले मेरा कर्तव्य बनता है मैं आपको व्यंजनों की एक लिस्ट दिखाऊं। पहला है क वर्ग। आप सोचेंगे सर ये वर्ग क्यों लिख रहे हो? जो पहली लाइन है ना, पहली लाइन, मैं उस लाइन पर पूरी लाइन का नाम रख रहा हूं। जैसे इस लाइन में नेहा आगे बैठी है ना, इस लाइन का नाम नेहा लाइन है, इसमें अंजलि बैठी इसका नाम अंजलि लाइन है, इसमें साक्षी बैठी इसका नाम साक्षी लाइन, इधर शिवानी बैठी शिवानी लाइन। पूरी लाइन का नाम पहले वाले अक्षर के नाम पर। क वर्ग। दूसरा क वर्ग में कौन से वर्ण होते हैं? क, मेरे साथ बोलो, ख, ग, घ, जोर से बोलो, ग। यहाँ आगे बैठ के चुप मत रहा करो। दूसरा व्यंजन वर्ण कौन सा होगा? बोलो भाई, क ख ग घ के बाद क्या आता है? हाँ, च वर्ग। कौन सा होता है? च, छ, ज, झ, य। इसे य कहते हैं। क्या कहते हैं? इन लास्ट वाले अक्षरों को बोलने में नाक से हवा निकलनी चाहिए, इस बात को याद रखो। ठीक है, अब आता है ट वर्ग। क्या था बेटा? बोलो, ट, ठ, ड, ढ, अण। इसको बोलते हुए भी अण। दोबारा बोलो, अण। ठीक है, अच्छा, ट, ठ, ड, फिर आता बाबू त वर्ग। क्या आता है? बोलो, त, थ, द, ध, न। फिर आता प वर्ग। साक्षी जोर से बोलो, प, फ, ब, भ, म। इन्हें कुछ और भी नाम कहते हैं। अभी बाद जो 8 प्रकार होंगे ना, यहाँ सब डिवीजन होगा, फिलहाल इनको देखें। अब यहाँ पे आते हैं, अगला वर्ण आता है यहाँ पे अंतस्थ। अंतस्थ व्यंजन कौन से? अंतस्थ। इनको भी बाद में पढ़ाऊंगा, पहले समझ लो। य, र, ल, व। फिर आता है ऊष्म व्यंजन। कौन सा था बाबू? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में होता है, पहले वाला होता है ये वाला स, फिर होता है ये, सॉरी, फिर होता है ये वाला स, फिर होता है ये वाला स, और लास्ट में होता है हाँ। यही तो व्यंजन है, जल्दी बताओ, यही है ना व्यंजन। अब इन व्यंजनों की पहले, सबसे पहले तुम्हारे पास प्रश्न आता है व्यंजन कितने होते हैं? आपके दिमाग में सीधे प्रश्न होता है व्यंजन होते कितने? तो 33 होते हैं। कितने होते हैं? 33। गिनो भैया, मैं बोल रहा हूँ ऐसे ही मानना देना। देखो ये वर्गीय व्यंजन 5, प्रत्येक लाइन में 5 होते हैं, 5 ही लाइन होती है। तो 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, 5, 25 हुआ 25। 4 अंतस्थ होते हैं, 25 और 4 कितना हुआ? 29। और 4 ऊष्म होते हैं, तो 29 और 4 कितना हुआ? 33। व्यंजन कितने होते हैं? गलती से भी कोई ऊपर नीचे बोले तो तुरंत बोलना चुप रहे, मेरे को पता है 33 होते हैं। समझे कि नहीं? जल्दी बोलो भाई। हाँ, तो ये बाबा ऊष्म व्यंजन। अब हम, क्योंकि व्यंजनों को मैंने कहा 2 आधारों पर हमने बांटा था। पहला आधार था किस आधार पर? घोष के आधार पर। और दूसरा आधार क्या था बाबू? प्राणवायु के आधार पर। किस आधार पर? प्राणवायु के आधार पर। अब घोष के आधार पर जो वर्ण होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 आधार पर, 2 प्रकार। पहला क्या होता है?
अघोष, और दूसरा क्या होता है? सघोष। आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, सर हमें पता चल गया घोष के आधार पर दो भागों में बट गया, लेकिन हमें बताओ घोष का मतलब होता क्या है या नहीं? क्योंकि आपने अ और श आगे से लगाया, पर असली पॉइंट तो घोष पर है। इस घोष का मतलब क्या होता है? सुन लो, इस घोष का मतलब होता है कंपन। क्या होता है? कंपन। इस कंपन को आप एक और नाम बोल सकते हैं इंग्लिश में, वाइब्रेशन। क्या बोलते हैं? वाइब्रेशन। जब फोन पर वाइब्रेशन होता है तो कैसे घर घर होता है कि नहीं? बोलो भाई। अब सुन लो, कंपन घोष का मतलब होता है कंपन। तो पॉइंट है सर कि सघोष और अघोष का मतलब क्या है? ध्यान रखना, जब स आता है तो वो पॉजिटिविटी दिखाता है, और अ आता है तो नेगेटिविटी दिखाता है, यानी बिना। अगर बोलते हैं सपरिवार आना, तो स का मतलब होता है परिवार के साथ आना, और बिना परिवार के मतलब होता है कि भाई बिना परिवार का ना, उसे आप अ लगा सकते हो। समझे कि नहीं? जैसे न्याय शब्द है, उसके आगे अ लगा दिया तो वह अन्यायी। अन्याय का मतलब होता है जहां न्याय नहीं है उसे अन्याय कहा गया। और कहीं जगह पर नकारात्मक लेकर के आता है। इसका मतलब यह है कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में, सुनना अब मैं परिभाषा पर आ रहा हूं, मैं परिभाषा पर आ रहा हूं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में, क्या बोला मैंने? जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रिका। अब तुम सोचोगे सर स्वर तंत्रिका कौन है? स्वर तंत्रिका यो है जिनकी वजह से आवाज आ रही है। अब आवाज किसकी वजह से आ रही? दांतों की वजह से, जीभ की वजह से, ओठों की वजह से, गले की वजह से। नहीं आ रही क्या? बोलो भाई, ये सभी है ना। अगर एक भी आदमी का इनमें से कोई चीज गड़बड़ हो गया, आदमी बोलने में गड़बड़ हो जाता है, फिर तुतलाता है वो। जीभ छोटी हो गई तुतलाएगा, दांत नहीं है, बुढ़े आदमी बोल नहीं पाते। वो सब स्वर तंत्रिकाएं। और किस तरीके से काम करते हैं? जैसे बांसुरी में 6 छेद होते हैं ना, 5 होते हैं, 5 छेद होते हैं, एक इधर भी होता है, 5 छेद होते हैं जो जिनसे आप बजाते हो। एक ऊपर पे होता है 6 छेद, उनमें से एक छेद कम हो गया ना, तो बांसुरी में वो 7 स्वर नहीं आ सकते। उसी तरह इस मुख से जो आवाज निकालने में जिनका योगदान है उन्हें स्वर तंत्रिका कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर तंत्रिका। जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रिकाओं में, सुनना जरा, स्वर तंत्रिकाओं में कंपन हो। क्या बोला मैंने? कंपन हो। कंपन न हो, क्योंकि हमारा अघोष लिखा हुआ है। कंपन न हो उसे क्या कहते हैं? अघोष व्यंजन। सुनना, दोबारा बोलो। जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रिकाओं में कंपन न हो उन्हें क्या कहते हैं? अघोष व्यंजन। और कंपन हो, अगर कंपन हो सघोष, और न हो अघोष। आया? डेफिनेशन समझ में आई? जल्दी बताओ। आज हम इतना ही करेंगे, टाइम हो रहा है, इसलिए अगली वीडियो में हम आगे बढ़ाएंगे। इसको समझो पहले, दोबारा सुनो। मैं क्या कहा? जिन व्यंजनों के उच्चारण में, इन स्वर तंत्रिकाओं में कंपन न हो उसे क्या कहते हैं? और जिनके उच्चारण में कंपन हो उसे हम क्या कहते हैं? जल्दी बोलो। अगर अब देखो, सुनो, ये तुम्हें ये दिख रहे हैं, ये प वर्ग दिख रहे हैं। अब मैं इनके ऊपर नंबर डाल रहा हूं, 1 2 3 4 5। अब वर्ग कहां तक है? प वाली लाइन तक वर्ग है। इसके नीचे अंतस्थ है, इसके नीचे ऊष्म है। ऐसा है कि नहीं? बोलो। अगर मैं बोलूं प्रत्येक वर्ण का पहला और दूसरा व्यंजन, सुनना, अगर मैं बोलूं प्रत्येक वर्ण का पहला और दूसरा व्यंजन क्या होता है? अघोष होता है। त ख, बोल के दिखाओ। त ख, कोई वाइब्रेशन नहीं होगी। अब ग घ ग बोलो तो गले में वाइब्रेशन होगी। बोल के दिखाओ। ग घ ग, हो रही कि नहीं? इसका मतलब है कि क और ख में वाइब्रेशन नहीं हो रहा था इन दो में, उसी तरह च छ में वाइब्रेशन नहीं होगा, उसी तरह ट ठ में वाइब्रेशन नहीं होगा, त थ में नहीं होगा, प फ में नहीं होगा। यानी ये पहली लाइन के जो 2 4 6 8 10 जो व्यंजन है, ये कैसे हैं? ये अघोष हैं। और बाकी पीछे के 1 2 3 जो लास्ट तक के तीनों के तीनों बचे हुए, यानी प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर क्या होता है? सघोष होता है। आप बोल के देख लो। ड ढ अण, बोलो वाइब्रेशन हो रहा होगा। द ध न, वाइब्रेशन हो रहा होगा। हो रहा है या नहीं हो रहा है? बताओ, जल्दी बताओ भाई। क्या आपको अघोर और समोर समझ में आया? अभी यही बताया मैंने, और नीचे तुम आया नहीं। सुनना,
ये तीन देखो, ये तीन देख रहे हैं आपको, ये तीन श श श स, दोबारा श स स, ये तीनों को बोलते भी वाइब्रेशन नहीं होता है, इसलिए ये भी क्या है बाबू, अघोष। आ रही समझ में बात? बोलो ह बोलोगे तो गले में वाइब्रेशन होती है, बोलो ह, आग हो रही वाइब्रेशन, इसलिए ये भैया सघोष है। तो पहले हम सघोष की गिनती कर देते हैं, अघोष की, सॉरी अघोष की गिनती करते हैं। शुरुआत के 2, 4, 6, 8, 10 तो ये हो गए, और 3 हो गए, ये 13 हो गए तीनों। तो टोटल अघोष वर्ण कितने होते हैं? आपसे ये पूछा जा सकता है कि भैया अघोष वर्ण या अघोष व्यंजन कितने होते हैं? आपका उत्तर क्या होना चाहिए? 13। कैसे हुए 13? प्रत्येक वर्ण के 2-2। याद रखना, अंतस्थ अघोष नहीं होते, सघोष होते, इसलिए इनके बारे में हमने बात नहीं की। और 3 ये है, अब प्रत्येक लाइन के 2-2, तो क्योंकि 5 लाइन है तो 5 दूना 10 और 3 ये 13, टोटल 13 हो गए कि नहीं? बोलो जल्दी बताओ भाई। अब जो बचे हुए हैं वो सब के सब क्या होंगे? सघोष होंगे कि नहीं? बोलो भाई। ओके, तो मैं ये सघोष परिभाषा हटा देता हूं जिससे मैं आपको बता सकूं। देखिए जरा सा, अब कौन कौन बच गया सघोष के लिए? प्रत्येक वर्ण का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण बचा, बोलो। अब 5 है, 3 लाइन, एक में 3 अक्षर है, तो टोटल कितने में? 5 दिए 15, तो ये हो गए 15। और य र ल व 4 ये हो गए अंतस्थ, 15 व प्लस अंतस्थ हो गए 4, तो 15 4 कितने हुए? 19। और एक, अच्छा, और एक ये बंदा बचा हुआ है ह प्लस ह, अब कितना हुआ? 20 हो गए 20। जल्दी बताओ भाई। और सभी स्वर, और स्वर कितने होते हैं? 11, तो बताओ 11 ये हो गए, तो बताओ टोटल कितने हुए? है टोटल कितने हुए? 31। इसलिए कितने होते हैं अघोष, सघोष? 31। तो मैंने क्या, 11 कौन है? स्वर। जितने भी, तुम सोचोगे सर स्वर तो स्वर में ही, व्यंजन कहां से आ गए? सुनना, अगर व्यंजनों की बात आई कि भाई टोटल कितने व्यंजन है जो सघोष है, तो 15 और 4 19 और 1 20 ही व्यंजन है जो सघोष है। और अगर पूछा जाएगा कि पूरी वर्णमाला में कितने सघोष हैं, तो तब आएगा 31 वर्ण सघोष। आई बात समझ में? कंफर्म? क्यों कहा सघोष? जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रिकाओं में कंपन हो उन्हें सघोष कहते हैं, और न हो उन्हें अघोष कहते हैं। आ गया? बस आज क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, इसके लिए आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम जो बात करेंगे प्राणवायु के आधार पर व्यंजनों की, हम कोशिश करें छोटी छोटी वीडियोस बनाएं जिससे आप भी बोर ना हो, और विस्तृत तरीके से हम हिंदी व्याकरण को चलाएंगे अपनी कक्षा, अपनी क्लास में। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारा चैनल जितना हो सके उतना शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कमेंट में जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।